नमस्कार दोस्तों, डागोर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मध्यकालीन राजस्थान के संदर्भ में मेवाड़ के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति को राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं कि मेवाड़ राजस्थान में किस स्थान विशेष पर स्थित है। तो वर्तमान राजस्थान के 4 जिले मेवाड़ में सम्मिलित किए जाते थे, जिनमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। इन 4 जिलों का क्षेत्र मेवाड़ के क्षेत्र में सम्मिलित था। अब मेवाड़ के प्राचीन नामों के बारे में आज हम देख लेते हैं कि इसके मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से रहे। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम 3 नाम हमें मिलते हैं, जिनमें पहला है सिवी, दूसरा है मेदपाट, तीसरा है प्रागवाट। ये नाम हमें मेवाड़ के प्राचीन नाम मिलते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि मेवाड़ में किस वंश का शासन रहा। तो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन रहा। कालांतर में यही गोहिल वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। कालांतर में यही गोहिल वंश सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना गया। अब उत्पत्ति के संबंध में, गोहिलों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो सबसे प्रमुख जो मत है वो मुहनोत नैन्सी का। मुहनोत नैन्सी। मुहनोत नैन्सी ने गोहिलों को सूर्यवंशी हिंदू बताया है। सूर्यवंशी हिंदू। इसी के साथ ही इस मत का समर्थन डॉक्टर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इनके इस मत का समर्थन किया है। तथा अन्य मतों में देखें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को ब्राह्मणों का वंशज बताया है। इसके अलावा हम अबुल फजल की बात कर लें तो अबुल फजल ने ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान गोहिलों को बताया है। गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख हमें मिलता है। 24 शाखाएं गोहिल, 24 शाखाएं, 22 नहीं 24। 24 शाखाएं जो बताई हैं वो मुहनोत नैन्सी तथा कर्नल टॉड के द्वारा बताई गई हैं। नैन्सी तथा टॉड के द्वारा। टॉड ने गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब बात कर लेते हैं गोहिल वंश की स्थापना किसने की। तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, गोहिल वंश की स्थापना गोहिल के द्वारा ही की गई थी। गोहिल ने की। गोहिल के पिता का नाम शिलादित्य तथा इनकी माता का नाम पुष्पावती था। गोहिल के जन्म के संदर्भ में कई किंवदंतियां तथा दंत कथाएं प्रचलित हैं।
जैसे कि गोहिल का जन्म जो हुआ वो गुहा में होने के कारण, एक गुफा में होने के कारण इनका नाम गोहिल पड़ा। गोहिल के जो पिता थे शिलादित्य, ये वल्लभी गुजरात के शासक थे। वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात के शासक थे। एक बार इनकी रानी पुष्पावती गर्भवती हुई। गर्भवती होने के पश्चात पुष्पावती तीर्थ के लिए अम्बा माता मंदिर में आई हुई थी। अम्बा माता मंदिर, आबू के आसपास ये मंदिर पड़ता था। अम्बा माता मंदिर आशीर्वाद के लिए आई थी। तभी विदेशियों ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। उसके पश्चात जब ये खबर पुष्पावती को मिली तो पुष्पावती वल्लभी नहीं जाती हैं। वल्लभी ना जा कर के उन्होंने एक गुफा में शरण ली और गुफा में ही गोहिल को इन्होंने जन्म दिया। अब गोहिल को गुफा में जन्म देने के कारण इसका नाम गोहिल पड़ा। गुफा में जन्म देने के कारण जिस गुफा में गोहिल का जन्म हुआ उसके आसपास भीलों के कई गांव पड़ते थे। भील लोग गोहिल का बड़ा आदर करते थे। एक दिन खेल खेल में भील बच्चों के साथ गोहिल खेल रहा था तो उनको विचार आया कि क्यों ना किसी को राजा बनाया जाए। तो उन लोगों ने गोहिल को ही अपना राजा बना दिया। जब यह बात भीलों के वृद्ध राजा मांडलिक ने सुनी तो उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई ये सुनकर। तो मांडलिक ने गोहिल को अपना राज सौंप दिया। इस प्रकार से गोहिल शासक बन गया। इनकी पीढ़ी में नागादित्य नाम से एक शासक हुए 8वीं पीढ़ी में, जो कि कोई खास प्रभुत्वशाली शासक नहीं हुए, यानी कि अयोग्य शासक हुए नागादित्य। जो मुख्य शासक इनकी पीढ़ी में आया अगला, वो था बप्पा रावल, जिसको कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, या इनका अन्य नाम कालभोज भी मिलता है। बप्पा रावल गोहिल वंश के सर्वप्रथम सबसे पहले प्रथम प्रतापी शासक हुए। प्रथम प्रतापी शासक, इसीलिए इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रथम प्रतापी शासक हुए तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया। बचपन में बप्पा रावल ब्राह्मणों की गाय चराया करते थे। ब्राह्मणों की गाय चराते थे। सात सौ 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। चित्तौड़ के राजा मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस कहानी से भी कई दंत कथाएं, कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि एक बार ये बप्पा रावल गाय चराने गए हुए थे तो एक गाय थी जो कि सुबह तो अच्छा दूध देती थी और शाम को दूध बिल्कुल नहीं देती थी।
तो ये शिकायत ब्राह्मणों ने जब बप्पा रावल से की कि आप हमारी गाय का दूध निकाल लेते हो शाम के टाइम, तो बप्पा रावल को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को कि मैंने तो कभी दूध निकाला ही नहीं और ये फालतू का आरोप मेरे पे लगाया जा रहा है। एक दिन बप्पा रावल ने उस गाय का पीछा किया, तो गाय एक घास के ढेर के ऊपर खड़ी हुई थी और शाम के टाइम देखा उसने कि अपने आप उसके जो थन थे उनसे दूध निकल रहा था गाय से। तो बप्पा रावल ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक शिव जी का शिवलिंग था। उस शिवलिंग के पास में ही हरित ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो हरित ऋषि के पैर छुए बप्पा रावल ने, जाके आशीर्वाद लिया। उसी दिन से हरित ऋषि के ये शिष्य बन गए और कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा मानमोर को हराकर चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। आगे हम देखते हैं इनके कार्यों में कि अपने आप को बप्पा रावल एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी का दीवान, जैसा कि आप हमको पता है कि मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, उसी प्रकार जो आमेर के शासक थे अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। क्योंकि इस सिद्धांत के पीछे एक अन्य सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के कारण जो आस्था है प्रजा की वो एक अपने शासक के साथ जुड़ जाती है। इसके अगले कार्यों में हम देखते हैं कि इन्होंने उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और इसी मंदिर के पीछे आदि वराह मंदिर बनवाया। आदि वराह मंदिर, एकलिंग जी के मंदिर के पीछे इन्होंने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में 115 ग्रैन सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। इनके समय में अरब आक्रमणकारियों ने भारत में त्राहिमाम मचाया हुआ था। तो एक बार ये मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए। गजनी तक चले गए तथा वहाँ के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहाँ का राजा बना दिया। सलीम को हटाया और अपने भांजे को राजा बनाया दिया। जिस टाइम ये यहाँ से लौट रहे थे, भांजे को राजा बनाया। जब गजनी से वापस लौट रहे थे तो रावलपिंडी नामक शहर में इन्होंने रावलपिंडी नामक जो शहर पड़ता है पाकिस्तान में, उसमें इन्होंने विश्राम किया। तो रावलपिंडी शहर का नामकरण भी बप्पा रावल के नाम पर हुआ। रावलपिंडी शहर का नामकरण। एक फ्रांसीसी कमांडर हुए चार्ल्स मार्टेल। फ्रांसीसी कमांडर हुए चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल की तुलना की जाती है। बप्पा रावल की तुलना, और ये तुलना करने वाला जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति सीवी वैद्य है, जो कि महाराष्ट्र के अपने इतिहासकार हैं। सीवी वैद्य महाराष्ट्र के अपने इतिहासकार हैं। आगे देखते हैं बप्पा रावल की उपाधियाँ।
बप्पा रावल को कई उपाधियां दी गईं, जिनमें हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्कोई प्रमुख हैं। चक्कोई का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। चारों दिशा जीतने वाला। एक चीज रह गई, राजधानी। बप्पा रावल ने जो राजधानी बसाई वो थी नागदा को अपनी राजधानी के रूप में बसाया। बप्पा रावल के बाद में अनेक अयोग्य शासक हुए, जिनमें अपराजित, खुम्मान प्रथम, भर्तृहट्ट आदि प्रमुख थे, जो कि ये शासक अयोग्य थे। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध है नहीं। अगले शासक के रूप में जब हम अगला शासक देखेंगे वो है अल्लट। अगला शासक हम देखेंगे अल्लट। तो अल्लट को एक अन्य नाम आलू रावल से भी जाना जाता है। तो अल्लट का सबसे पहले प्राचीन अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम है आलू रावल। कहते हैं कि अल्लट ने हूण आक्रमणों के समय हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया जाता। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी से विवाह किया। अल्लट ने ही मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। नौकरशाही की स्थापना की। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को राजधानी के रूप में बसाया। आहड़ को राजधानी बनाया और आहड़ में राजधानी बना के इन्होंने यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। इनके बाद में भी कई अन्य शासक हुए, जिनमें नरवाहन, शक्ति कुमार, रण सिंह आदि प्रमुख थे। एक शासक हुए सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में केवल एक बात याद रखनी है कि सामंत सिंह ने तराइन सेकंड, सामंत सिंह थे ये तराइन सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में जो तराइन सेकंड का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में सामंत सिंह ने भाग लिया। किसकी तरफ से लड़े? ये लड़े थे पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और ये लड़ते हुए शहीद हो गए। पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और इनकी तरफ से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति प्राप्त। सामंत सिंह सेकंड के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद में जो अगला शासक हम पढ़ेंगे वो है जैत्र सिंह। अगला शासक हम पढ़ेंगे जैत्र सिंह। दो चार बातें हैं जैत्र सिंह के बारे में। जैत्र सिंह जो इनका शासनकाल देख लेते हैं 1213 से 1250 तक इन्होंने शासन किया है। इनके समय में एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध, बैटल ऑफ भूताला। भूताला का युद्ध, ये युद्ध है इल्तुतमिश वर्सेस जैत्र सिंह। इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य यह भूताला का युद्ध होता है। इस युद्ध में जैत्र सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है। इल्तुतमिश को हरा देता है, यानी कि जैत्र सिंह जीत जाता है।
जयद्रथ सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है। इल्तुतमिश की जब सेना हार कर यहाँ से भागती हुई जा रही थी तो उसने रास्ते में नागदा को लूट लिया। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूटा। नागदा को तहस नहस कर दिया, लूटा। अब जब नागदा को लूट लिया गया तो जयद्रथ सिंह के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना अपनी राजधानी को कहीं ऊंचे क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बसाया जाए, क्योंकि अगर मैदानी क्षेत्रों में राजधानी को बसाया जाएगा तो इस प्रकार से राजधानी को कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आसानी से लूट सकता है। इसलिए अब राजधानी को इन्होंने चित्तौड़ बनाया। चित्तौड़ को इन्होंने राजधानी के रूप में बसा लिया। जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मदमर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। हम्मीर मदमर्दन, जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मदमर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जयद्रथ सिंह का जो शासनकाल था, जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल। तो ये बातें थीं जयद्रथ सिंह के बारे में। जयद्रथ सिंह के बाद में शासक हुए जिनमें छेम सिंह जैसे शासक हुए। इसके बाद में तेज सिंह मुख्य शासक हुआ। छेम सिंह के बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी हमारे पास उपलब्ध है नहीं। अयोग्य शासक हुए। तेज सिंह के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो चित्र था इसका चित्रण किया गया था। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्र शैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण इसके समय किया गया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह के बाद में अगला जो शासक है समर सिंह। समर सिंह। समर सिंह समर सिंह के बारे में एक बात याद रखना कि समर सिंह के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उलुग खां जब गुजरात अभियान के लिए जा रहा था तो समर सिंह ने इससे रास्ते में रास्ता देने के से मना कर दिया। रास्ता टैक्स के बदले में दिया था। टैक्स लिया था किसने? समर सिंह ने। समर सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम रतन सिंह, दूसरे का नाम कुंभकर्ण। रतन सिंह समर सिंह के बाद में यहाँ का शासक बनता है मेवाड़ का, तथा जो कुंभकर्ण है रतन सिंह का छोटा भाई, ये नेपाल चला जाता है और नेपाल में जाकर राणा शाखा का गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन प्रारंभ करता है। नेपाल में राणा शाखा का शासन प्रारंभ करता है, राणा शाखा। इसके बाद में हम शासक पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, जिसके बारे में आप सभी कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 तक रहा। इनके समय चित्तौड़ का प्रथम शाका हुआ। चित्तौड़ का प्रथम शाका। राजस्थान का यह दूसरा शाका था। तेरह 1303 में
इस साके में गोरा तथा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया गोरा तथा बादल के नेतृत्व में। इसके सेनापति थे रावल रतन सिंह के, गोरा व बादल। इन्होंने केसरिया किया तथा इसमें जो जौहर किया था वो रानी पद्मिनी ने किया। जौहर पद्मिनी। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग मेवाड़ में 30,000 लोगों को कटवा दिया। 30,000 लोगों को कटवा दिया था। थोड़ा सा हम रानी पद्मिनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप सब इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मिनी ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती, माता चंपावती। कहते हैं कि ये काफ़ी सुंदर हुआ करती थीं। एक दिन एक ब्राह्मण थे राघव चेतन की नज़र पद्मिनी पर पड़ी और राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। अलाउद्दीन खिलजी इनकी सुंदरता के लिए लालायित हुआ, इसलिए उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये एक इस युद्ध के पीछे या इस साके के पीछे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अलावा भी कई कारण रहे थे, जिनमें प्रमुख थे अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, मेवाड़ व्यापारिक रूप से और सैनिक रूप से, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से दोनों से ही जो मेवाड़ की स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण थी। ये कारण भी इस जो साका था इसके पीछे माना जाता है। इस आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसके पीछे ये निम्न कारण रहे हैं। मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से इस साके की जानकारी मिलती है। जायसी के ग्रंथ पद्मावत से इस साके की जानकारी मिलती है। अब जो पद्मावत में जो कहानी दर्शाई गई है वो सभी आप लोगों ने देखी होगी। कुछ समय पहले पद्मावत मूवी आई थी। अब पद्मावत जो ग्रंथ लिखा गया था ये 1540 में लिखा गया था। ये ग्रंथ 1301 और 1540 में एक कई वर्षों का गैप है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये जो कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा ये ग्रंथ काफ़ी समय बाद में लिखा गया। तो इस कहानी में एक कवि अपनी कल्पनाओं के आधार पर आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इस कहानी को कई इतिहासकार तो सही मानते हैं और कई इतिहासकार ऐसे हैं जो इसकी कथा को स्वीकार नहीं करते। अब जिन इतिहासकारों ने इस कथा को स्वीकार किया है पद्मावत की को, तो उनमें एक तो सूरमल जो मिश्रण है, सूरमल मिशन बोलते हैं इनको, सूरमल मिशन। सूरमल जो मिशन हैं, इन्होंने इस कहानी को अस्वीकार किया है। पद्मावत की कहानी अस्वीकार कर दी। पद्मावत की कहानी को अस्वीकार किया। ये इस कहानी को सही नहीं मानते। अस्वीकार, क्योंकि इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि केवल रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। इसके अलावा जो नैन्सी और टॉड हैं, मुहनौत नैन्सी और कर्नल टॉड, मुहनौत नैन्सी और कर्नल टॉड और मुहनत नैन्सी इस कहानी को स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये कहानी सही है।
अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमणों की राजस्थान आक्रमण की जानकारी देने वाला एक अन्य ग्रंथ है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइन उल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ के आक्रमण की जानकारी देता है। खुसरो खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। इसी ग्रंथ को तारीख अलाई के नाम से भी जानते हैं। तारीख ए अलाई। इस युद्ध के बाद में या इस साके के बाद में खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया तथा ये चित्तौड़ का दुर्ग अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया। खिज्र खान को सौंपा। खिज्र खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया खिज्र खान ने यहाँ एक मकबरा लगवाया। मकबरे के जो फारसी अभिलेख है इसमें इसने अलाउद्दीन खिलजी को मकबरे के फारसी अभिलेख में ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक कहा है। किसको कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक। तदुपरांत अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली में 1316 में मृत्यु हो गई। तदुपरांत जो खिज्र खां थे वो दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो उसके बाद में ये जो चित्तौड़ का किला था ये मालदेव सोनगरा को सौंप गए, जो कि कान्हरदेव सोनगरा जालोर के जो शासक थे कान्हरदेव सोनगरा के जो भाई थे मालदेव सोनगरा, इनको ये चित्तौड़ का किला सौंप दिया गया था। मालदेव सोनगरा। और इन्हीं जो मालदेव सोनगरा हैं इनको मूछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। मूछाला मालदेव। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य शासकों के साथ।